क्या होता है? सौरमंडल, जिसमें आपके एक सूर्य, सौरमंडल में क्या क्या आता है? सौरमंडल में हमारा एक सूर्य आता है और 8 ग्रह आते हैं। एक सूर्य प्लस हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया लेक्चर, जो कि है लेक्चर नंबर 2, सौरमंडल। सौरमंडल की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि सौरमंडल क्या होता है। सौरमंडल, जिसमें आपके एक सूर्य, सौरमंडल में क्या क्या आता है? सौरमंडल में हमारा एक सूर्य आता है और 8 ग्रह आते हैं। एक सूर्य प्लस एक सूर्य आता है और 8 ग्रह आते हैं। ठीक है, आया समझ में? और ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, क्योंकि एक दूसरे को ये गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, या कह सकते हैं एक दूसरे की तरफ खिंचे हुए हैं। अब ये जो सौरमंडल है, इस मंडल को अगर देखा जाए तो इसकी आकार किस तरीके का है? तो ये अंडा आकार का है। कैसा है ये? अंडा आकार का। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो पहला पॉइंट हम लोगों को समझ में आ गया कि भाई कितना क्या इसमें है, 8 ग्रह है और एक सूर्य है, और इसका आकार अगर आपसे पूछा जाए तो आप आकार बता पाएंगे। आकार है आपका अंडा आकार, अंडा आकार। ठीक है, आया समझ में ये चीज? कोई डाउट यहां तक? चलिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो सौरमंडल है, इसमें ये जो आपके अलग अलग ग्रह हैं, क्या है ये ग्रह? ये क्या होते हैं? पहले तो आपको ये देखना है ग्रह क्या होते हैं, दूसरी चीज देखनी है आपको सूर्य क्या होता है। तो सूर्य तो हम लोग बिल्कुल अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, पर ग्रह की परिभाषा थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो ग्रह की परिभाषा क्या होती है? ग्रह की परिभाषा, ग्रह की परिभाषा की जब हम लोग बात करते हैं तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल संघ ने इसकी परिभाषा दी है, और इसकी परिभाषा के तहत इन्होंने 3 चीजें कही हैं। क्या कही हैं? तो सबसे पहली जो चीज कही है वो ये कही है कि भाई जो ग्रह होते हैं वो अपनी एक निश्चित कक्षा में चलते हैं। ग्रह अपनी एक निश्चित कक्षा में, एक निश्चित कक्षा में चलते हैं, कक्षा में चलते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये। इसके साथ साथ दूसरा जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि जो ग्रह होते हैं इनकी अपना एक निश्चित क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ग्रह का अपना एक निश्चित द्रव्यमान होता है, एक निश्चित द्रव्यमान होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि ये दूसरे की कक्षा को काटते नहीं है, अपना एरिया क्लीन करते हुए चलते हैं। ठीक है, अपने क्षेत्र को, ठीक है, खाली करते चलते हैं, खाली करते चलते हैं। तो ये तो आधुनिक परिभाषा है। ये क्या है? ये है आधुनिक परिभाषा। इन तीनों में जब हम लोग बात करते हैं तो अगर पहला और दूसरा, क्या बोला मैंने कहा पहला और दूसरा अगर कथन सत्य हो जाता है और तीसरा कथन सत्य नहीं होता, तो फिर उसे हम लोग बोलते हैं लघु ग्रह। क्या बोलते हैं? अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यह दोनों कथन सत्य हो जाएं, यह दोनों कथन सत्य हो और तीसरा कथन सत्य ना हो पाए, तो क्या होगा? तो उस ग्रह को लघु ग्रह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उस ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? लघु ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु ग्रह कहते हैं, लघु ग्रह कहते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे ड्राफ्ट प्लैनेट। क्या बोलेंगे? ड्राफ्ट प्लैनेट। ठीक है, आया समझ में एक चीज? तो ड्राफ्ट प्लैनेट जो होता है, ड्राफ्ट प्लैनेट जिसको बोलते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, ड्राफ्ट प्लैनेट हटा देता हूं। ठीक है, लघु ग्रह आप सरल भाषा में समझिए, लघु ग्रह कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है प्लूटो। क्या है? प्लूटो। तो प्लूटो क्या है? अभी एक लघु ग्रह हो चुका है, और इसकी घोषणा कब हुई थी? अगस्त 2016 में इसकी घोषणा हुई थी कि प्लूटो को अब ग्रह की परिभाषा से हटा दिया गया है और उसे लघु ग्रह की परिभाषा में डाल दिया गया है, या छोटा ग्रह जो है, या आप कह सकते हैं जो ड्राफ्ट प्लैनेट होता है उसमें ही डाल दिया गया है। कोई डाउट यहां तक? अब आप बोलेंगे कि सर ये अपने क्षेत्र खाली करते चलता है, अपने क्षेत्र को क्या करते चलता है? खाली करते चलता है। इसका मतलब क्या होगा कि आने कह सकते हैं खाली करने वाला क्या है? आने या सामने आने वाली वस्तुओं को हटाता चलता है, सामने आने वाली वस्तुओं को हटाता चलता है। ठीक है, आया समझ में ये चीज? तो इस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं ग्रह को। पर क्या ग्रह जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं या सूर्य ग्रह के इर्द गिर्द घूमता है? इस पर भी बहुत चर्चा हुई है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग चीजें दी। जैसे टॉलमी ने क्या कहा? टॉलमी ने कहा कि टॉलमी जो सबसे पहले व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है वो केंद्र है ब्रह्मांड का, और इसके इर्द गिर्द जो है वो सूर्य घूमता है। ये बिल्कुल वाहियात चीज थी, जो कि बहुत पुराने समय में लोगों की सभ्यता मान्यता थी। पर फिर बाद में जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ, वैसे वैसे कॉपरनिकस जो थे, उन्होंने इस पूरी कथन को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा नहीं भैया, सूर्य जो है वो केंद्र में है और पृथ्वी इसके इर्द गिर्द घूमती है।
ठीक है, आया समझ में ये चीज? सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी इसके इर्द गिर्द घूमती है। आ रहा है समझ में ये चीज? कोई डाउट? तो फिर उसके बाद केपलर ने क्या कहा? केपलर ने कहा कि हाँ ये तो पक्का है कि सूर्य जो है वो केंद्र में है, और वो ब्रह्मांड के केंद्र में है ये जरूरी नहीं है। ब्रह्मांड के केंद्र में है ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, पर हाँ वो केंद्र में है और पृथ्वी इसके इर्द गिर्द घूमती है। वो केंद्र कौन सा है? वो सौर मंडल का केंद्र है। तो वो सौर मंडल के केंद्र में है जिसमें अलग अलग ग्रह इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। फिर उसके बाद केपलर ने अपने और 2-3 नियम दिए जिसमें उन्होंने बताया कि अंडा आकार का इसकी कक्षा होती है, और उन्होंने एक रेशियो भी बताया था जिसमें वो बताते हैं कि भैया जो आपकी वेग होगी किसी भी ग्रह का वो कितना कितना होगा और कितना परिक्रमण काल होगा, किस तरीके से परिक्रमण काल जो है वो उसकी फोकस पर, मतलब दीर्घवृत्ताकार जो उन्होंने आकार बताया था कक्षाओं का, उस पर किस तरीके से प्रभावित है वो भी उन्होंने समझाया था। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हमारे अलग अलग ज्ञान का स्रोत आता है। इसमें टॉलमी आते हैं, कोपरनिकस आते हैं, केपलर आते हैं। फिर अंत में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक व्यक्ति और आते हैं, क्या नाम है? एडविन हबल। क्या नाम है इनका? एडविन हबल। एडविन हबल ने बताया कि नहीं भैया ब्रह्मांड का केंद्र वेंद्र नहीं है, ठीक है, ये सौरमंडल जो है वो एक खास 8-9 ग्रह, उस समय उन्होंने 9 ग्रह बताए थे, 9 ग्रहों का पूरा समूह है और उसके में केंद्र में सूर्य है। सूर्य अपनी अक्ष पर घूम रहा है और पृथ्वी और अन्य ग्रह उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और यही है। और ये घूम क्यों रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे के साथ वो गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हुए हैं और वो एक निश्चित कक्षा में घूम रहे हैं। इन सारी चीजों के बारे में एडविन हबल ने उन लोगों को बताया, और उस तरीके से फिर हम लोगों ने अपने सौरमंडल की संरचना को स्थापित किया। तो सौरमंडल की जो संरचना है वो किस तरीके की है उसको हम लोगों को समझने के लिए सबसे पहले सौरमंडल को बनाना जरूरी है। तो सौरमंडल की अगर मैं बात करूं तो सौरमंडल कैसे बनाया जा सकता है, देखिए जरा ध्यान से। इसको हम लोग यहां पर केंद्र में हम लोग रख लेते हैं किसको? अपने सूर्य को, ठीक है। केंद्र में किसको रख रहे हैं? सूर्य को केंद्र में रख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सूर्य, और ये बिल्कुल केंद्र में दिख रहा होगा आपको, ठीक है, उम्मीद है। और इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं क्या? आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं अलग अलग ग्रह, ठीक है। तो ये है आपका सूर्य, ठीक है। तो ये तो थोड़ा खराब लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, पहले इसको हम बनाते हैं, पहले सूर्य को बना लेते हैं। तो सूर्य को हम लोगों ने बना लिया, काफी बढ़िया सूर्य दिख रहा है, ठीक है। और ये जो सूर्य है इसके इर्द गिर्द हम लोगों को क्या मिलने वाली हैं? हम लोगों को कक्षाएं मिलने वाली हैं। तो कक्षा कुछ इस तरीके की देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये जो कक्षा है ये देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो ये इसको हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं इस तरीके से। अब ये कक्षा जो आप देख रहे हैं ये किसकी कक्षा है? ये है आपकी मरकरी, ठीक है, बुध की कक्षा है। ये सबसे पास में आपको बुध देखने को मिलेगा। तो ये है आपकी बुध की कक्षा, और इस तरीके से अलग अलग तरीके की कक्षाएं आपको मैं बना देता हूं जिससे कि समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई किसकी बात चल रही है। फिर इसके बाद आपकी एक और कक्षा होगी, फिर इसके बाद तीसरी कक्षा हमारी पृथ्वी की होगी, ठीक है। फिर इसके बाद चौथी कक्षा हमारी किसकी? मंगल की होगी, तो ये मंगल बन जाएगा। फिर इसके बाद पांचवी कक्षा किसकी होगी? बृहस्पति की, जुपिटर की, ठीक है। फिर इसके बाद सैटर्न, शनि की, ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो कौन सी आ गई आपकी? ये आ गई आपकी अरुण और वरुण बनेंगे, ठीक है। तो ये हिस्सा हो गया, और अंत में आपका वरुण। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 बना देंगे, बाकी सारे आपके इधर इर्द गिर्द बना देंगे। चलिए देखिए ध्यान से। तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये है हमारा सूर्य, और सूर्य जो है वो पूरी तरीके से घेरे हुए है किसको? ठीक है, चलिए ये इस तरीके से घेरे हुए हैं सूर्य, चलिए ठीक है। तो ये सूर्य है, और अब हम लोग अलग अलग रंगों से अलग अलग ग्रह बना लेते हैं जिससे कि हम लोगों को पता चल जाए कि कौन सा ग्रह क्या है। तो सबसे पहले लाल ग्रह बनाते हैं, और ये जो लाल ग्रह है ये कौन सा है? ये है आपका बुध, ठीक है। ये कौन सा है? ये है बुध, ठीक है। इसके बाद अगर हम बनाएं तो हमारे पास कौन सा ग्रह बनेगा? तो वो बनेगा हमारा दूसरे रंग से वीनस, शुक्र हॉटेस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद पृथ्वी, नीला ग्रह कौन सा है? वो है आपकी पृथ्वी। फिर इसके बाद दूसरा हल्का नीला ग्रह जो कि बिल्कुल मार्स की तरीके से काम करेगा। मार्स जो है जिसको हम लोग मंगल कहते हैं, बिल्कुल पृथ्वी की तरीके से यहाँ पे पानी आने की भी संभावनाएं लगाई जा रही हैं। इसके बाद आपको मिलेगा कौन सा? ये मिलेगा आपको बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है वो हल्का फुल्का ग्रह नहीं है, छोटा मोटा ग्रह नहीं है, काफी बड़ा ग्रह, ठीक है। तो ये है आपका बृहस्पति। कोई डाउट यहाँ तक? इसके बाद मैं अब यहाँ बृहस्पति के बाद यहाँ बनाना शुरू कर रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, या फिर आपको मुझे लगता है कि वहीं पे बनाना ज़्यादा सही रहेगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसी को वहीं पे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा? ठीक है, ये वाला बना लेते हैं, शनि ग्रह, ठीक है ना। शनिदेव जो हैं वो रुष्ट ना हो जाए, इसलिए शनिदेव को बनाना जरूरी है। और शनिदेव की सबसे खास बात क्या है कि शनिदेव के इर्द गिर्द आपको 9 चक्कर मिलने वाले हैं। कैसे मिलने वाले हैं? 9 चक्कर, मतलब ये रिंग बनाता है। क्या बनाता है? ये रिंग बनाता है, ये रिंग बनाता है इस तरीके से। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपका एक हरा ग्रह आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये है आपका, बहुत दूर है इसलिए छोटा बनना, पर है ये सब बड़े बड़े, ठीक है। ये सब कैसे कैसे हैं? ये सब बड़े बड़े हैं, याद रखेंगे इस बात को। और फिर एक आइस प्लैनेट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे नेपट्यून। क्या बोलेंगे? नेपट्यून बोलेंगे। काफी बड़ा है ये हिस्सा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आइस प्लैनेट हो गया। तो ये आपके टोटल 8 ग्रह जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। इन 8 ग्रहों को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि कौन सी चीज क्या क्या है। सबसे पहले आता है आपका सूर्य, ठीक है, ये है आपका सूर्य। इसके बाद ये है आपका मरकरी। मैं अंग्रेजी में ये लिख दे रहा हूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा समझना। एम से मरकरी हो जाएगा, वी से आपका वीनस हो जाएगा, ई से आपका अर्थ हो जाएगा, एम से मार्स हो जाएगा। मार्स और मरकरी में कोई दिक्कत ना हो इसलिए मां लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका कौन सा? जुपिटर।
तो जुपिटर वो वाला जुपिटर देखिए इतना बड़ा है कि पूरा नाम ही उसका आ गया। फिर एस से हो जाएगा आपका सैटर्न, ठीक है, एस से सैटर्न हो जाएगा। फिर यू से हो जाता है, फिर यू से हो जाता है यूरेनस और एन से हो जाता है नेपट्यून। तो इसके हिंदी वर्जन जो है वो मैं अलग से आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले सूर्य दिख रहा होगा आप लोगों को, सूर्य, ठीक है। फिर दूसरा जो आपका एम लिखा हुआ है वो क्या है, वो है आपका बुध। फिर उसके बाद जो तीसरा जो आपका वी लिखा हुआ है वो क्या है, वो है शुक्र, ठीक है। शुक्र जो है उसके बारे में थोड़ी सी चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, ठीक है। आ रहा है समझ में चीज, कोई डाउट यहां तक? इसके बाद अगर हम लोग चौथे नंबर पे देखें तो चौथे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पर है आपका ई से है पृथ्वी। इसके बाद पांचवें नंबर पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा क्या, एम ए मिलेगा, जो कि है मंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, मंगल बोलेंगे हम लोग। फिर उसके बाद जुपिटर को बृहस्पति कहा जाता है, क्या कहते हैं, बृहस्पति, ठीक है। इसके बाद सातवें नंबर पर जो आता है, जिसको ये जे में लिख दे रहा हूं जुपिटर से, और एस से हो जाएगा आपका सैटर्न, सैटर्न मतलब शनि, शनिदेव याद रखिएगा, शनि। उसके बाद आपका आठवें नंबर पर हो जाता है कौन, यू से अरुण, और एन से जो है वो है आपका 9 नंबर का, क्योंकि सूर्य लिखा है इसलिए 9वां नंबर आ रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा वरुण, क्या आ जाएगा, वरुण। आया समझ में चीज, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, तो ये आपके सारे के सारे ग्रह हो गए। अब आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे ये दूर जा रहे हैं वैसे वैसे ये बड़े भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज देखनी है, क्या देखनी है, कि ये जो आपके ग्रह हैं, कौन से, ये जो आपके ग्रह हैं ये वाले, इनको हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। और ये जो ग्रह आप देख रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये सारे ग्रह जो कि बड़े ग्रह हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बहिग्रह, या फिर इनको हम लोग हिंदी में कहते हैं, सॉरी, इनको हम लोग एक अलग भाषा में जोवियन ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह भी इनको कहा जाता है। तो दो हिस्से आपके वहां पे बन चुके हैं, एक हो गया आपका आंतरिक ग्रह और दूसरा कौन सा हो गया, जोवियन ग्रह का हो गया। और सूर्य जो है इसके सबके केंद्र में है, सूर्य के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा परिक्रमा लगती है, ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अब हम लोग एक एक करके पहले सूर्य को पढ़ेंगे और सूर्य के बाद फिर अलग अलग ग्रहों के बारे में समझेंगे पूरी चीजें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी और आप लोग मेरे साथ अब सूर्य को पढ़ना शुरू करेंगे। पर सूर्य को पढ़ने से पहले कुछ चीजें जो आप लोगों को पहले से लिखित है उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए ध्यान से, क्या है कि यह सूर्य की गुरुत्वीय बुद्ध प्रणाली है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडा आकार पथों पर परिक्रमा करते हैं, जिन्हें कक्षाएं कहा जाता है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। ये किसका नियम है, ये केपलर का नियम है। हमारा सौरमंडल जो है, ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। क्या बोला है, हमारा जो सौरमंडल है वह 4.8 अरब से अधिक पुराना है। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है। सौर प्रणाली का निर्माण तब हुआ था जब अंतरिक्ष में गैस और धूल के कारण बादल प्रतिवर्तित हुए थे, ठीक है। तो बादल बने थे और बादल जब ठंडे हुए संभवतः पास में एक तारे के विस्फोट से, जिसे सुपरनोवा के रूप में जाना जाता है, उसके बाद ही आपका ये पूरा का पूरा अलग अलग सौरमंडल या सौर प्रणाली जो है वो बनकर तैयार हुई थी। ये अलग अलग साइंटिस्टों का कहना है, पर हमें अभी इन सब चीजों से लेना देना नहीं है। हम सीधे पहुंचेंगे किस पर, सूर्य पर। तो सूर्य और उसके गुण, सूर्य और उसके गुणों को समझते हैं। तो सूर्य की जो पूरी ये काला कर्प है और उसके अलग अलग जो सतह है उनके बारे में समझते हैं। तो सब 3 सतह इसके पास होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी 3 सतह हैं इसके पास? सबसे पहली है कोरोना, फिर है आपकी फोटोस्फीयर, और उसके बाद है आपकी कोर, ठीक है। ये 3 इसकी सतह हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। तो इसमें सबसे पहले ये जो हिस्सा है ये है कोरोना का, कोरोना, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो सतह देख रहे हैं ये है फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर, और ये है आपका कोर, ठीक है। आया समझ में चीज? इसमें जो सबसे बाहरी सतह है वो कौन सी है, बाहरी सतह वो है आपकी ये, और इसके बीच की सतह कौन सी है, वो है फोटोस्फीयर। सबसे ज्यादा तापमान कहां मिलता है, सबसे ज्यादा तापमान आपको फोटोस्फीयर में मिलता है। सबसे ज्यादा ताप कहां है, यही है। और कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसमें है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा तापमान है। इसका सबसे अंदरूनी सतह में सबसे कम तापमान देखने को मिलता है, वो है कोर। कोई डाउट यहां तक? अब कुछ फैक्ट्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए। सूर्य सौरमंडल का लगभग 99% द्रव्यमान अपने पास रखता है। तो अगर पूछा जाए कि सौरमंडल का 99% द्रव्यमान कहां पर संग्रहित है, तो आप बोलेंगे आराम से कि भाई वो है सूर्य के पास। और अगर हम लोग बात करते हैं तो सूर्य सर्वोच्च स्रोत है किसका, सौरमंडल का। सर्वोच्च स्रोत है सौरमंडल का, ठीक है, सौरमंडल, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं इस पूरे हिस्से की, सूर्य की, तो सूर्य में जो सबसे पहला हिस्सा आप देख रहे हैं वो है कोरोना। कोरोना जो होता है ये सबसे आपका बाहरी सतह होती है, सबसे बाहरी सतह, सबसे बाहरी सतह जो, ठीक है, मानव आंखों से देखी जा सकती है, मानव नेत्रों से देखी जा सकती है, देखी जा सकती है,
ठीक है, आया समझ में? अच्छा, देख ही लिखा है, देखी जा सकती है, पूरा लिख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर वो आती है कौन सी, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर की अगर हम लोग बात करें तो फोटोस्फीयर जो है ये सबसे ज्यादा ताप वाली क्षेत्र है, और इसके बाद इन दोनों के बीच में जो एक हिस्सा आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। तो अगर आपसे पूछा जाए ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, मैं इसको 1 लिख देता हूं यहाँ पे, ये 1 जो है, ये 1 क्या है, 1 यहाँ पर लिख दे रहा हूं, तो वो है आपका क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर, ठीक है। तो क्रोमोस्फीयर जो है ये आपकी फोटोस्फीयर और कोरोना के बीच की सतह है, कोरोना और फोटोस्फीयर के बीच की सतह, के बीच की सतह, ठीक है। आया समझ में ये चीज, कोई डाउट यहां तक, ये आपको पता होना चाहिए था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, सूर्योदय की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये जो कोर हिस्सा है ये आपका इन तीनों सतहों में से सबसे ज्यादा ठंडा क्षेत्र जो है, वैसे तो ठंडा होगा ही नहीं, पर इन तीनों की तुलना में अगर देखा जाए तो ये आपका सबसे ठंडा क्षेत्र होता है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेडिएटिव जोन। क्या बोलते हैं? रेडिएटिव जोन। सॉरी, ये वाला हिस्सा नहीं, ये वाला हिस्सा रेडिएटिव जोन का होता है, रेडिएटिव जोन, ठीक है। और ये होता है आपका कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन। अब ये जो कन्वेक्टिव जोन और रेडिएटिव जोन है ये असलियत में क्या है, जिस तरीके से ऊष्मा अलग अलग स्थान पर जा रही है उसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्टिव जोन। और एक तरफ जहां से ऊष्मा उजागर हो रही है, निकल रही है, उसे हम लोग बोलते हैं रेडिएटिव जोन। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो जो सूर्य के ताप का स्रोत क्या है, अगर पूछा जाए कि ताप का इसका स्रोत क्या है, तो स्रोत आप आसानी से बता पाएंगे वो क्या है, वो है आपका नाभिकीय रिएक्शन। नाभिकीय रिएक्शन या जो आपके जो अलग अलग तरीके के रिएक्शंस होते हैं, जैसे आपके परमाणु रिएक्शंस होते हैं जिनको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपका एक फ्यूजन आता है, फ्यूजन और फिजन, ठीक है। आया समझ में ये चीज? तो फ्यूजन और फिजन जो है ये दो तरीके के रिएक्शन यहां देखने को मिलते हैं, पर मुख्य रूप से देखा जाए तो कौन सा रिएक्शन देखने को मिलता है, वो है आपका नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं? संलयन। तो नाभिकीय संलयन जो है वो मुख्य रूप से आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। कोई डाउट यहां तक? चलिए, तो ये सूर्य जो है और उसके गुण जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, क्या कि द्रव्यमान और विशाल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जो है वो उसके कारण सौरमंडल में सूर्य के इर्द गिर्द सारे के सारे आपके ग्रह घूमते हैं, ठीक है। तो मैं अगर कहूं यहाँ पे द्रव्यमान और विशाल गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण सौरमंडल में सारे ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, सूर्य के समक्ष घूमते हैं, ठीक है। आया समझ में ये चीज? कोई डाउट यहां तक? इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, वो हमारे सौरमंडल में कौन है, वो है सूर्य, जो मैंने आपको लिखवा ही दिया है। इसके बाद सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट लगता है, लगभग इसमें लगता है 8 मिनट, जो आप लोगों को पता है, इसको बताने की भी कोई खास जरूरत नहीं थी हम लोगों को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं एक खास चीज, वो क्या है, वो है ग्रह। ग्रह की जब हम लोग बात करते हैं ये बहुत ही खास है। ग्रह क्या होता है इसको समझेंगे, ठीक है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ग्रह की अगर हम लोग बात करें, ग्रह होता क्या है, क्या होता है ग्रह, तो ग्रह आप आराम से बता पाएंगे। ग्रह एक ऐसा अंतरिक्ष पदार्थ है या वस्तु है जो अब ये 3 कंडीशन फॉलो करता है। कौन कौन सी कंडीशन है उनको हमें समझना होगा। जो पहला, एक निश्चित कक्षा में घूमता है, ठीक है, पहली चीज। इसके साथ साथ दूसरी चीज क्या, एक निश्चित द्रव्यमान होता है, और इसके साथ तीसरा जो खास है वो है क्या, कि ये अपने पड़ोसी क्षेत्र को क्या करता है, साफ करता हुआ चलता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह नहीं, क्या बोल सकते हैं इसको, हम लोग बोल सकते हैं यह अपने पड़ोसी क्षेत्रों को, ठीक है, साफ करता हुआ चलता है, साफ करता हुआ चलता है। ये 3 अगर लक्षण किसी एक अंतरिक्ष वस्तु में मिलते हैं तो उसे ग्रह की परिभाषा में रखा जाता है। और अगर हम बात करें तो इनमें से अगर 2 ही केवल मिल रहे हैं, कौन कौन से, अगर ये और ये मिल रहे हैं तो आप आसानी से बता पाएंगे कि अगर केवल किसी में यही 2 लक्षण हैं, ये तीसरा लक्षण नहीं है, तो आप क्या बताएंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं लघु ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु ग्रह। आया समझ में ये चीज? कोई डाउट यहां तक? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर ये अपने पड़ोसी क्षेत्र को साफ करता हुआ चलता है, इसका मतलब ये हुआ कि आसपास जो भी आपके डेब्रीज या कचरा फैला होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण या तो दूर हो जाता है या तो उसके अंदर समा जाता है। तो ये इसको बोलते हैं साफ करना, मतलब अपनी कक्षा को साफ करता हुआ चलता है, किसी दूसरे की कक्षा में नहीं जाता है, एक निश्चित कक्षा में चलता है, उसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, वो है आपका ग्रह। और अगर केवल ये 2 चीजें हैं तो वो उसको हम लोग बोलेंगे लघु ग्रह। जैसे कि कौन सा हो गया आपका, प्लूटो।
ठीक है। प्लूटो क्या है? प्लूटो एक लघु ग्रह हो गया। बाकी 8 ग्रह कौन से हैं? वो ग्रह की तो उसमें परिभाषा में आ जाते हैं। अब ग्रह जो है वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसको हम लोग 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका बहिग्रह। क्या? बहिग्रह, बहिग्रह। बहिग्रह क्या होते हैं? जो बाहर होते हैं। आंतरिक ग्रह क्या होते हैं? जो अंदर होते हैं। अभी आंतरिक और बहिग्रह की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके में कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं आपकी सबसे पहले आता है आपका बुध, फिर आता है आपका शुक्र, फिर आता है आपका पृथ्वी, फिर आता है आपका मंगल। तो ये मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं इनको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये जो एक क्षुद्र बेल्ट होती है या क्षुद्र एक ग्रहों की एक पूरी की पूरी पेटी होती है उसके आंतरिक रूप में होते हैं, अंदर होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये ठोस चट्टानों से बने हुए होते हैं, याद रखेंगे इस बात को। और कैसे होते हैं? ये ठोस होते हैं, गैस के रूप में नहीं होते। इनके अंदर धरातल होता है, सख्त धरातल देखने को मिलता है। तो बहिग्रह की अगर हम लोग बात करें तो बहिग्रह जैसे आपका बृहस्पति, बृहस्पति। इसके बाद दूसरा आपका कौन सा हो गया? दूसरा हो गया आपका शनि, शनि। तीसरा हो गया आपका कौन सा? तीसरा हो गया अरुण, फिर आपका हो गया वरुण, अरुण और वरुण। कोई डाउट यहां तक आ रहा है समझ में चीज? तो ये आपके 4 हो गए कौन से ग्रह? बहिग्रह हो गए। इनको लोग क्या बोल सकते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं जोवियन प्लैनेट। क्या बोलते हैं? जोवियन, जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह नाम से ही समझ में आ रहा होगा। जोवियन एक अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब होता है गैस। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है गैस से। तो ये कैसे प्लैनेट होते हैं? ये कैसे ग्रह होते हैं? गैस से बने हुए ग्रह होते हैं और इनमें ज्यादा आपको धरातल नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको गैसियस चीजें जो अलग अलग गैस हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। परंतु उससे पहले हमें ये देखना है कि ये आंतरिक ग्रह और बहिग्रह में अंतर क्या क्या होता है, क्या खास इनमें अंतर देखने को मिलेगा। देखिए, तो सबसे पहले आंतरिक और बहिग्रह जो है इनको हम लोग देख लेते हैं, इनमें क्या क्या अंतर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो अंतर है वो तो नाम का ही अंतर है, आपको समझ में आ चुका है। और उसके साथ साथ इनके प्रवृत्ति का, तो अगर बात की जाए प्रवृत्ति की तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसकी जो प्रवृत्ति है ये कैसी है? ये चट्टान नुमा ग्रह होते हैं। कैसे होते हैं? चट्टान, चट्टान नुमा क्षेत्र होते हैं। ये चट्टानी ग्रह होते हैं, प्रमुख रूप से चट्टानों से बने हैं, प्रमुख रूप से चट्टानों के पिघले, ठीक है। चट्टानों के ग्रह और चट्टानों ग्रह होते हैं, इनको इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। आया समझ में ये चीज? तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। और ये चट्टानी ग्रह कहते हैं या फिर प्रमुख रूप से चट्टानों के पिघले मलबे से या मैग्मा से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? मैग्मा से, मैग्मा से बने होते हैं। इसके बाद दूसरी चीज अगर देखें हम लोग तो बहिग्रह की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कैसे ग्रह हैं? ये जोवियन है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह। और जोवियन ग्रह इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जोवियन का मतलब ये होता है गैस, ठीक है। तो गैस ग्रह भी कह सकते हैं इसको, गैसियस ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रमुख रूप से किससे बने होते हैं? प्रमुख रूप से बने होते हैं गैस से, गैस से, ठीक है। आया समझ में ये चीज? कोई डाउट यहां तक? चलिए, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर इनके बहुत कम प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, तो बहुत कम प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जैसे पृथ्वी का अगर देख लिया जाए तो पृथ्वी का चंद्रमा है। इसके बाद मार्स का अगर देख लिया जाए तो 2 ही हैं, ठीक है, फेबोस है, डेमोस है बस। और मरकरी का कोई नहीं है। मरकरी मतलब आपका जो बुध है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो ये कैसे होते हैं? ये इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं, या प्राकृतिक उपग्रह 1 या 2 मुश्किल से होते हैं। जैसे पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, वो क्या है? चंद्रमा। इसमें अगर देखा जाए तो इनमें आपको जो उपग्रह की जो संख्या है, बड़ी संख्या में आपको प्राकृतिक उपग्रह मिलेंगे। जैसे आपका बृहस्पति हो गया, बृहस्पति के बाद 92, मतलब समझ रहे हैं? पहले 82 थे, सॉरी पहले 80 थे, फिर 92 हो गए, ठीक है। तो अभी सबसे ज्यादा अगर उपग्रह देखा जाए तो बृहस्पति के ही पास है, उसके बाद शनि के पास है। कितने? 82 उस शनि के पास है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तेजी से घूमते हैं और इनकी परिक्रमा काल जो है वो अवधि काफी कम होती है। परिक्रमा काल अवधि कैसी होती है? काफी कम होती है। और ये धीरे धीरे घूमते हैं। इनकी परिक्रमा काल कैसी होगी? तो भाई सीधी सी बात है, इनकी परिक्रमा काल अवधि जो है वो लंबी होती है। ये आपको पता होना ही होना चाहिए। कोई डाउट यहां तक आ रहा है समझ में ये चीज? चलिए, तो ये आपके कुछ अंतर थे जो आप लोगों को पता होने ही होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखते हैं ग्रहों को। अगर हम लोग देखें कि ग्रहों को किस तरीके से लगाया जा सकता है, तो हम लोगों ने जितने ग्रह पढ़े हैं उसको अगर लगाया जाए तो किस आधार पे? अगर हम लोग आकार के आधार पर लगाएं तो आकार के आधार पर लगाया जाए तो बहुत ही आसान है। कैसे लगा सकते हैं? सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा आकार किसका है? पहला है आपका बृहस्पति का, बृहस्पति। फिर आता है आपका शनि, फिर आता है आपका अरुण, फिर आता है वरुण, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर आ जाएगा आपका ठीक है, वो आ जाएगा वीनस नहीं, मार्स, मार्स मतलब मंगल,
मंगल भी नहीं, मंगल नहीं होगा, पृथ्वी, फिर उसके बाद आपका शुक्र, फिर आ जाएगा मंगल, और फिर आ जाएगा आपका बुध। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, बुध आ जाएगा। आया समझ में चीज? तो ये है आपकी पूरी क्रमशः जो कि आपको पता होना ही होना चाहिए। फिर परिक्रमा काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो परिक्रमा काल की अवधि सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो सबसे ज्यादा होगी भाई जो सबसे पीछे होगा, है ना। तो सबसे पीछे कौन सा है? सबसे पीछे है वरुण, वरुण, फिर आपका अरुण, फिर आपका शनि, फिर बृहस्पति, बृहस्पति। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके सारे के सारे आपके ग्रह। फिर देखिए, फिर इसके बाद कौन सा हो जाएगा? फिर हो जाएगा आपका पृथ्वी, फिर आपका मंगल, फिर मंगल नहीं, पहले फिर हो जाएगा आपका शुक्र, और फिर हो जाएगा आपका मंगल, और फिर अंत में हो जाएगा बुध। क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। तो ये है आपके सारे के सारे ग्रह जो कि आकार के आधार पर और परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का मतलब क्या होता है? परिक्रमण काल का मतलब होता है कितना समय, क्या बोला मैंने? परिक्रमण काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो बात क्या आ रही है? कितना समय ग्रह लेता है एक परिक्रमा पूरी करने के लिए, एक परिक्रमा पूरी करने के लिए लिए। ठीक है, आया समझ में एक चीज? कोई डाउट यहां तक? चलिए, तो ये आपको पता होना चाहिए था। अब हम लोग आगे करते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहां पर? अब हम लोगों को देखना है कि कौन कौन से जो ग्रह हैं वो हैं। हम लोगों ने 8 ग्रह देख लिए हैं, उनकी खास विशेषताएं क्या हैं, उनके उपग्रह कौन कौन से हैं, और वो कितना परिक्रमण काल उनका है, कितना वो तेजी से घूमते हैं। ये सारी कुछ चीजें जो उन ग्रहों के बारे में आपको पता होनी चाहिए थी। और उसके बाद जो अन्य चीजें, जो अन्य आपके पदार्थ होते हैं जो अंतरिक्ष में आपको देखने को मिलते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।